हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड के बारे में, जो कि एक मुंबई बेस्ड कंपनी है। अब ये जो स्टॉक है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट पे रिक्वेस्ट किया था कि ये स्टॉक पर आप डिटेल एनालिसिस कीजिए, और इसीलिए मैंने इस स्टॉक पे एक डिटेल एनालिसिस किया है। अगर आपको भी कोई सा स्टॉक पसंद है और आप उसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं वो स्टॉक पिकअप करूँगा और आपको एक डिटेल एनालिसिस करके दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, करते हैं इस कंपनी का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। एक पीयर रिव्यू भी करेंगे कि और सब स्टॉक्स इस सेक्टर में कैसे, क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं रीजंस इन्वेस्ट करने का और नहीं इन्वेस्ट करने का, और रीसेंट न्यूज़ भी देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। ये जो कंपनी है उसके दो डिविजन्स हैं, एग्रोकेमिकल और नॉन एग्रोकेमिकल बिजनेस का। जो एग्रोकेमिकल बिजनेस है उसका सबसे बड़ा रेवेन्यू है, 86% ऑफ द रेवेन्यू एग्रोकेमिकल बिजनेस से आता है। अब ये जो एग्रोकेमिकल बिजनेस है वो बेसिकली क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल फॉर्मुलेशंस और एआईज को मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉर्मुलेशंस और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मुलेशंस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। एक फर्टिलाइजर या फिर कोई केमिकल अगर फुल्ली मैन्युफैक्चर हो जाता है और वो मार्केटेबल होता है, उसे फॉर्मुलेशंस बोलेंगे। और जेनरिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो बेसिक एलिमेंट होते हैं उस फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए। तो आप बोल सकते हैं एक तरीका से कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बेसिक रॉ मटेरियल्स है फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, तो ये जो भी एआईज और फॉर्मुलेशंस बनाते हैं वो आउटसोर्स्ड है, किसी और से बनाकर ये मार्केट में बेचते हैं। और अगर आप इनके नॉन एग्रोकेमिकल बिजनेस को देखेंगे तो बेसिकली वो ऑर्डर बेस्ड प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई करते हैं बेल्ट्स के, डाइस के, इंटरमीडिएट्स के, जिसका 14% ऑफ द रेवेन्यू शेयर है। अगर आप इसका पूरा बिजनेस ऑपरेशन देखते हैं तो 99.7% ये एक्सपोर्ट करती है ओवर 80 कंट्रीज, और सिर्फ इंडिया में इसका 0.3% का बिजनेस है। अगर आप देखेंगे 99.7% में भी अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो शेयर अगर आपको दिखेगा 50% के आसपास जो है वो आपका एग्रोकेमिकल बिजनेस में से जो आता है वो यूरोप से आता है, और रिमेनिंग 32% जो है वो नाफ्ता कंट्रीज से आता है। जो आपके 15 या 20% बच जाते हैं वो आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोल सकते हैं। और अगर आप वही नॉन एग्रोकेमिकल बिजनेस में देखेंगे तो 31% जो है वो यूरोप से आता है, 44% जो है वो नाफ्ता से आता है, और रिमेनिंग जो है आप वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोल सकते हैं। देखिए ये जो कंपनी है इसको अपना प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराना पड़ता है मार्केट में उतारने के लिए, क्योंकि वो क्रॉप से रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में मेंटेन करने पड़ते हैं। तो हर एक प्रोडक्ट ये जो निकालते हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक का समय लगता है। आज के दिन देखिए इनके पास 2570 रजिस्ट्रेशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से 2297 रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्मुलेशंस के हैं और 278 रजिस्ट्रेशंस है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के हैं। अब देखिए जितने ज़्यादा फॉर्मुलेशंस होंगे उतना ज़्यादा इनका बेस भरेगा, उनके कंज्यूमर्स भरेंगे और उतना ज़्यादा वैरायटी होगा इनके पास। तो हम लोग इनके जो रजिस्ट्रेशंस है उनको डायरेक्टली इनके सेल्स टर्नओवर से भी लिंक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इनका रजिस्ट्रेशंस होगा उतना ज़्यादा उनका सेल टर्नओवर आगे जाके इंक्रीज होने के चांसेस है। तो इसीलिए अभी एडिशनली अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 1026 एप्लीकेशंस इन्होंने ग्लोबली रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखी है, जो कि पेंडिंग है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कमिंग 3-4 ईयर्स के अंदर ये 1026 जो एप्लीकेशंस है उसमें से 80% मैच्योर होंगे और वो उनको एडिशनल रेवेन्यू और बिजनेस ला के देंगे। और अगर आप देखेंगे तो इनका 500 थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स है और 400 सेल्स फोर्स है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इनको सर्व करता है। और अगर आप फॉर्मुलेशंस विज़ावी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का अगर आप परसेंटेज देखते हैं तो अराउंड 92% के आसपास जो है वो फॉर्मुलेशंस का है, और 8.4% जो है वो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का है। और अगर आप इनके वैल्यू चेन देखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उस पर बेसिक रिसर्च करते हैं और उसको रजिस्टर करवाते हैं, किसी और से बनवाते हैं वो प्रोडक्ट्स, उसको फिर फॉर्मुलेशन और पैकिंग करते हैं और फिर उसको मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब आगे चलते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। 2807 का मार्केट कैप है, अभी 311 में ट्रेड कर रहा है। अगर आप स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो स्टॉक का पी है 11.7, जहाँ तक कि अगर आप इंडस्ट्री में अदर प्लेयर्स का पी देखें तो 11 से काफ़ी ज़्यादा है। यूपीएल का पी 17 है, आगे जाके पेस्टिसाइड्स का पी 28 है। लेकिन देखिए ये कंपनी में और सब कंपनी में ये फ़र्क है कि यूपीएल, इंडिया पेस्टिसाइड्स, इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है
वो थोड़ा हाई है। अगर आप इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 29% के आसपास का इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है आगे जाके कि 31 to 33% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है यूरोप से वो सबसे अच्छा है, 38.6% का, नाफ्ता से अराउंड 22.8% का है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अराउंड 27% के आसपास का है। और सब कंपनीज का अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 34-35 के आसपास का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है। डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का बहुत कमती है, वन ऑफ द वेरी बिग पॉजिटिव्स। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत रीजनेबल प्राइस टू बुक वैल्यूज में ट्रेड हो रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8% है, जो कि एवरेजली ठीक है कंपेयर टू द पियर्स। और अगर आप पेग रेशियो देखेंगे तो पेग रेशियो ऑन हायर साइड है, मतलब कि अगर आप इनके पीई को ग्रोथ से डिवाइड करते हैं तो ये कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगती है। पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लोअर पी में ट्रेड कर रहा है, डेट टू इक्विटी रेशियो लोअर है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी लोअर है, तो इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग रेशियोज है। अब आगे चलते हैं प्राइस चार्ट पे। ओके, अगर मैं ये स्टॉक का 3 years का चार्ट देखूँ तो कोविड का टाइम में ये स्टॉक ने ऑब्वियसली अपना लो हिट किया था 107 के आसपास। आज के दिन ये 311 के आसपास चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 to 6 months में जनवरी के बाद इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। ये 275 से लेकर 340-350 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप इनका पी रेशियो देखेंगे तो देखिए ये जो स्टॉक है वो पहले 14 to 15 के पी में ट्रेड करता था, और अभी जाके ये 11 के पी के आसपास है। तो आज के दिन अगर आप ये स्टॉक का प्राइस देखेंगे, जिस हिसाब से मार्केट ऊपर है और जिस हिसाब से मार्केट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू में चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस काफ़ी रीजनेबल लग रहा है। ओके, तो अगर आप इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए ये एक सीजनल टाइप के बिजनेस में है। जो ये हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो सीजनली इनका मार्च में ज़्यादा सेल होता है कंपेयर टू एनी अदर क्वार्टर्स। लेकिन अगर आप जून 2021 का रिजल्ट्स देखेंगे तो वो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स था इनका। अगर आप जून 2020 से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 70 to 80% टर्नओवर में हाइक था। जून अगर आप 2019 से भी कंपेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा एक हाइक इनको देखने को मिला था। इनका जो मार्जिन्स है वो 19-20 के आसपास रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे मैंने आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अराउंड 29% के आसपास रहता है। इन्होंने अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने का काफ़ी ट्राई किया है। इन्होंने काफ़ी सारी जो रॉ मटेरियल्स है वो प्री बाई करके रखे थे ताकि उनको रॉ मटेरियल्स चीपर प्राइसेस में रहे, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है और इनका मेजरली रॉ मटेरियल्स जो है वो चाइना से इंपोर्ट होता है, और उसके कारण उनका ऑपरेटिंग मार्जिन में भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो अगर आप जून क्वार्टर देखते हैं तो जून में उन्होंने 66 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था कंपेयर टू 35 करोड़ लास्ट ईयर का क्वार्टर के हिसाब से, जो कि एक बहुत अच्छा इंक्रीज था इनके प्रॉफिट्स में। और इनका नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 करोड़ का एक्सेस नेट प्रॉफिट दिया था। तो इनका जो जून रिजल्ट्स था और इन्होंने जो मार्जिन दिखाई थी जून रिजल्ट्स में वो बहुत ही शानदार थी। अब चलते हैं ईयरली रिजल्ट्स की तरफ। तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है। कुछ 5 साल पहले जो इनका टर्नओवर था वहाँ से उन्होंने अपना टर्नओवर को डबल कर दिया है। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो एक डिक्रीजिंग नेचर में आपको मार्जिन्स दिखाई देगी। जहाँ मार्च 2017 में 23% थी, वहाँ से देखिए अभी 19% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच मीन्स कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डिक्रीज हुआ है। ये रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस के प्रेशर के कारण है जो ये फुल्ली अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं कर पाते हैं। और आपको एक और इस कंपनी का एडेड एडवांटेज बता दूं कि इनके जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उनके जो प्राइजेस है ग्लोबल मार्केट में और उनके जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स है उससे कंपैरिजन में इनके जो हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के जो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस है वो काफ़ी कम है, जिसके कारण इनको एक मार्केट एडवांटेज मिलता है। और उसके कारण भी थोड़ा सा इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आपको एक प्रेशर दिखने को मिलता है, क्योंकि ये एक बहुत प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ट्रेड करते हैं। इनका जो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी उन्होंने मेंटेन करके रखा है, तो आपको एक डिक्रीजिंग परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन दिखेगी। अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी इन्होंने मेंटेन करके रखा है, दो एक डिक्रीजिंग परसेंटेज में है। अगर आप इनके बैलेंस शीट देखते हैं तो एक हेल्दी बैलेंस शीट है विथ लोअर बोरोइंग, हायर रिजर्व्स एंड देखिए फिक्स एसेट्स भी इनका इंक्रीजिंग नेचर पे है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखिएगा कि प्रमोटर्स ने अपना शेयर मेंटेन करके रखा है। जो दिसंबर में एक ब्रेकआउट हुआ था जहाँ पर शेयर काफ़ी लो प्राइस में ट्रेड करा था, वहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना शेयर प्राइस इंक्रीज़ किया है। प्रमोटर्स का जो शेयर है वो प्लेज नहीं है। FIIs
का अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक ट्रस्ट लूज करता हुआ दिखाई देगा। 5% से 4%, 4% से 3%, अब 0.89% सिर्फ FIIs का शेयर है और DIIs का शेयर भी काफ़ी लोअर है। और देखिए FIIs DIIs जो है वो स्टॉक्स देखकर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको यहाँ पर कहीं पर एक स्लगिशनेस दिखा है बिजनेस में और इसीलिए उन्होंने अपना जो शेयर है वो डिक्रीज किया है और पब्लिक शेयर होल्डिंग साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो गई है। अब मैं अगर स्नैपशॉट पे चलूँ तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देख लेते हैं। स्ट्रेंथ्स, एक इंडस्ट्री पी से लो पी में ट्रेड कर रहा है। मार्केट पी जो आपका है अराउंड 17-18 के आसपास का है और इनका पी जो है 11-12 के आसपास का है। डेट फ्री कंपनी है, एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है इस कंपनी को। और देखिए ये जो बिजनेस में है वो क्रॉप से रिलेटेड है, फार्मर से रिलेटेड है। और देखिए जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है, ओके। और जो मिडिल क्लास की जो इनकम है वो भी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती जा रही है। फूड सिक्योरिटी जो है वो और भी ज़्यादा ज़रूरत है अब, और इसीलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीका का जो बिजनेस है वो ग्रो होते रहेगा और हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब की जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये एक ग्रोइंग मार्केट में है ऑलरेडी। इनके पास एक और एडिशनल एडवांटेज ये है कि इनका कोई भी कस्टमर्स 10% से ज़्यादा रेवेन्यू इनका देता नहीं है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, विद डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स है। तो अगर एक दो कोई कस्टमर्स छोड़ के भी चले जाते हैं तो इनको रेवेन्यू पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए 15% मिनिमम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। और अभी मैंने आपको बताया कि इनका जो क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% इन्होंने मेंटेन करने का वादा किया है। इनका जो टॉप लाइन है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको ये भी बताया कि इनका जो प्राइजेस है वो मल्टीनेशनल से ज़्यादा है और इनका जो मल्टीनेशनल्स है वो 75% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है, विच मीन्स कि ये जो कंपनी है अब अगर कमती प्राइजेस में सेम टाइप का प्रोडक्ट अगर मार्केट में देगी तो धीरे धीरे करके देयर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम द मल्टीनेशनल कंपनी टू दिस कंपनी, और इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे करके ग्रो होते जाएगा और वो होना स्टार्ट हो चुका है। इस क्वार्टर में हमने देखा कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ इनको मिला है यूरोप और बाहर के मार्केट से, और इनका जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये 30% में भी ग्रोथ करते हैं तो जो मल्टीनेशनल्स है उनका सिर्फ 1% या 0.5% शेयर ये कैप्चर करेंगे। तो एक बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज मार्केट है इनके पास कैप्चर करने के लिए, और इनकी जो प्राइजेज है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर मेंशन करने भूल गया वो इनके रजिस्ट्रेशंस के बारे में है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनका कुछ 1000 से ऊपर जो रजिस्ट्रेशंस है वो अभी भी पेंडिंग है कोई ना कोई स्टेज पर ग्लोबल लेवल पे, और ये जो रजिस्ट्रेशंस है अगर वो अप्रूव हो जाते हैं वो बहुत स्ट्रांगली इनके टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करेगी और इनके बॉटम लाइन को भी, क्योंकि ये जो भी फॉर्मुलेशंस या जो भी APIs अभी जो रजिस्टर करवा रहे हैं वो हाई रिटर्न APIs और फॉर्मुलेशंस है एज पर द मैनेजमेंट, तो वो उनको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगी आगे जाकर। इनका जो इन्वेंटरी डेज है, रिसीवेबल डेज है, क्रेडिटर्स डेज है, ये भी इन्होंने रिड्यूस किया है इस क्वार्टर में, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि उससे इनका रियलाइजेशन जल्दी हो रहा है और ये अपना इन्वेंटरीज को भी फास्ट मूव ऑन कर पा रहे हैं, रोटेट कर पा रहे हैं, और इनका जो पेएबल्स है, जो इनको क्रेडिटर्स को पैसा देना वो भी वो जल्दी पे कर पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और 30 जून का जैसा कि मैंने आपको बोला कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। वीकनेसेस थ्रेड्स देखिए, इनका जो प्राइजेस है और जिनका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है जो कि सबसे मेन आइस ब्रेकर है यहाँ पर, वो काफ़ी ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इंक्रीज और डिक्रीज इनके प्राइजेस भी होती रहती है, तो इनका स्ट्रैटेजीज भी बदलता रहता है। कभी ये ज़्यादा स्टॉक करते हैं रॉ मटेरियल्स, कभी वो कमती स्टॉक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, और उस हिसाब से वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपना मेंटेन करके रखती है। पर अगर चाइना ने अपना प्राइजेस इंक्रीज कर दिया तो इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे एक बड़ा डेंट आएगा, जिसके कारण इनका प्रॉफिट्स गिर सकता है। दूसरा है प्राइजेस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। आज के दिन फ्रेट का जो प्राइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, रॉ मटेरियल के प्राइजेस भी इनके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, तो उसके कारण इनके पास बहुत कम एबिलिटी रहता है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन करने का, जिसके कारण इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे एक डेंट पड़ सकता है। और मैनेजमेंट का व्यू भी अगर आप देखेंगे, अगर आप मैनेजमेंट रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि मैनेजमेंट भी एक बहुत कंजर्वेटिव व्यू लेके और एक बहुत मिनिमल ग्रोथ फोरकास्ट करके चलती है। अगर मैनेजमेंट का ही जो व्यू है वो एक कंजर्वेटिव व्यू है, अभी उन्होंने जैसे एक अच्छा ग्रोथ दिखाया जून क्वार्टर में, और फिर भी वो सिर्फ 15% के आसपास ग्रोथ ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्ट करती है, तो उसके कारण एक इम्पैक्ट पड़ता है कि कहीं पर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है और कंपनी ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं करेगी। तो वो एक वीकनेस और थ्रेट लगता है कि मैनेजमेंट का खुद का जो फोरकास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट और अच्छा नहीं है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है इस पी पे।
और मैं खुद एटलीस्ट 1 या 2 क्वार्टर्स वेट करूंगा, देखूंगा अगर ये सेम ग्रोथ लेवल मेंटेन कर पा रही है या नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है नहीं, और अगर ये दोनों पॉजिटिव्स रहती है और अगर इनका डेट इक्विटी रेशियोज वगैरह मेंटेन रहता है तो मैं श्योरली इस स्टॉक पे निवेश करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, मैंने जितनी भी एनालिसिस की है सबके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आइदर BSE के वेबसाइट में है या इनके खुद के वेबसाइट में है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको स्टॉक पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।